आखिर क्या है ये संचार सारथी ऐप और इसको लेकर पूरे देश में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों ऑपोजिशन पार्टीज और एनजीओ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ऐसा मिनिस्टर को आके क्लैरिफाई क्यों करना पड़ रहा है कि इस ऐप को आप डिलीट भी कर सकते हो? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अलोंग विद एन अंडरस्टैंडिंग कि ये पर्टिकुलर इशू और इसके पीछे के रीजंस क्या है। मेरा नाम है आयुष रैना और आज हम बात करेंगे संचार सारथी ऐप और पोर्टल के बारे में। तो बेसिकली कहानी शुरू होती है 28 नवंबर से, जब कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर काम करता है, उसने एक निर्देश दिया है। ये निर्देश या डायरेक्टिव दिया गया है टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2025 के अंडर, जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के थ्रू आते हैं। ये निर्देश दिया गया है बड़ी बड़ी मोबाइल फोन कंपनीज को, जैसे एप्पल, सैमसंग, जियोमी वगैरह। और ये तब तक इंटरनल बात थी, मतलब पब्लिक नोटिफिकेशन में नहीं आता है। पब्लिक नोटिफिकेशन में ये 1 दिसंबर को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा बताया जाता है और ये बताया जाता है कि डायरेक्शंस दिए गए हैं मोबाइल फोन कंपनीज को कि इंडिया के अंदर जो नए फोन्स आएंगे मार्केट में, उन नए फोन्स में पहले से संचार सारथी ऐप डाउनलोडेड होनी चाहिए, आई मीन अपलोडेड होनी चाहिए। और पहले न्यूज ये चल रही थी कि इस ऐप के को आपने होम स्क्रीन पे अच्छे से दिखाना है, इट शुड बी विजिबल ऑन द होम स्क्रीन। और साथ ही साथ खबरें ये आ रही थी कि डायरेक्टिव में ये भी कहा गया है कि आप इसे नॉन डिलीटेबल बनाओ, मतलब ये डिलीट नहीं होनी चाहिए, ये डिलीट ना कर पाए कोई या डिसेबल ना कर पाए अपने फोन से, इस तरीके की सेटिंग्स आप अपने ऐप में, अपने फोन में डाल दीजिए। ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाइए। और ये मोबाइल फोन कंपनीज को 90 दिन का 90 डेज का टाइम दिया गया और 120 दिन के बाद, यानी कि 4 महीने बाद कंप्लायंस रिपोर्ट डालने के लिए बोला गया। और एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि एक ऐप जो सरकार द्वारा डेवलप की गई है उसको सबके फोन में डाल दिया जाए। अब जब ऐसा होता है तो कई बार सवाल उठते हैं कि कहीं सरकार स्नूपिंग तो नहीं करना चाहती। स्नूपिंग यानी कि किसी तरीके से सर्वेलेंस तो नहीं करना चाहती है पूरी पॉपुलेशन की। सवाल उठते हैं और इसीलिए इन्हीं सवालों के ऊपर ऑपोजिशन एकदम से चढ़ भी जाता है और कहता है कि ये डिक्टेटरशिप है, ये तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये जो है बिग ब्रदर की तरह है, जैसे बिग बॉस या बिग ब्रदर है, हमेशा 24 घंटे सर्वेलेंस करता रहता है। क्या अब सबके फोन में एक ऐप होगा जिससे सरकार उन्हें ट्रैक करेगी? इसको आंसर करने के लिए क्लैरिफिकेशन आता है कि जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कहते हैं कि हम कोई ऐसा नॉन डिलीटेबल फीचर नहीं बोल रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। आपने इंस्टॉल करना है करें, मतलब प्री इंस्टॉल्ड आ सकता है वो फोन में, लेकिन आप उसे डिलीट कर सकते हैं, आप उसमें लॉग इन ना करें, आपकी मर्जी है। तो ये जो मैंडेट है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि सरकार वापस लेती है ना। वी डोंट नो इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या कम्युनिकेट हुआ था, बट सरकार का ये कहना है कि डिलीटेबल हम इसे रखेंगे। पर मेरा सवाल ये आया जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा ये संचार साथी आखिर है क्या और लोग इससे इतना डर क्यों रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया था और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ही एक इनिशिएटिव है। बेसिकली आज के समय में बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। भारत 75 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं भारत में, और आगे आने वाले समय में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स होंगे और उनकी साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इन्हीं चीजों को एक पोर्टल के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश है ये संचार साथी पोर्टल। अब ये पोर्टल भी है यानी वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको iOS यानी कि एंड्रॉइड, आईफोन और एंड्रॉइड फोन्स के अंदर, दोनों के अंदर ये मिल जाएगा। अब अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मैं गया तो मैंने देखा कि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड यू अ सर्विसेज जहां पे आप मैलिशियस वेब लिंक्स या स्पैम, जहां से मेल आता है आपको, उसका लिंक शेयर कर सकते हो। अपना पुराना फोन जो है अगर वो खो गया है, मतलब आपका फोन है, इफ यू हैव अ फोन एंड इट इज लॉस्ट, तो उस फोन को ब्लॉक करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ IMEI नंबर। IMEI नंबर अगर आप अपने फोन पे देखोगे, *#06# दबाओगे
तो आपके फोन पे एक नंबर आएगा और वो होता है IMEI नंबर, ये जो पीछे लिखा होता है। ये बेसिकली ये 13 से 15 17 डिजिट तक का होता है और ये हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जो पुलिस अथॉरिटीज होती हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, वो इसका इस्तेमाल करती हैं आपके नंबर को ब्लॉक करने के लिए अगर वो चोरी हो गया है, और अगर आपको वापस मिल जाता है तो उसे अनब्लॉक करने के लिए भी आप इस पर्टिकुलर हैंडसेट या इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ सकते हो। इसके अलावा आपके नाम पे कितने लोगों ने कांटेक्ट लिया है, फोन नंबर लिया है, ये भी यहां से दिख जाता है। अगर आप देखोगे यहां पे मैंने ट्राई किया है ना, तो मैंने जब ट्राई किया तो मुझे पता चला ये 3 कनेक्शन है मेरे नाम पे, ये 3 नंबर्स मेरे नाम पे ऑपरेट हो रहे हैं। आप ये चीज अपने हिसाब से वेरीफाई भी कर सकते हो और ये बता सकते हो कि नहीं जी मैं ये नहीं हूं। और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि कई बार पुराने फोन्स जो होते हैं, ओल्ड फोन्स जो होते हैं, उनका दुरुपयोग होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए यूज होता है, और कई बार फिर आपके नाम पे वो बिल फाड़ दिया जाता है। इसके अलावा आपका मोबाइल सेट फर्स्ट हैंड है, न्यू है या पुराना है, ये जानने के लिए भी ये ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए जब इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया तो इसका मेजर पर्पस यही बताया गया था कि आपका मोबाइल फोन जो है, आप कहीं नकली या फर्स्ट कॉपी तो नहीं खरीद रहे हो, तो आप इसे जो है अपना संचार साथी के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा नो योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसी सर्विसेज भी ये पर्टिकुलर वेबसाइट देता है ना। तो लेकिन सरकार को जरूरत क्या पड़ती है इस तरीके के इनिशिएटिव्स के लिए? इज इट बेसिकली सर्वेलेंस? क्या ये सर्वेलेंस है? सवाल इतना आसान नहीं है और सिंगल ब्लैक या व्हाइट में नहीं है, बहुत सारी लेयर्स हैं इसके अंदर। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, और हम ऑब्जर्व भी करते आए हैं, कि पिछले काफी समय से ढेर सारे स्कैम्स, साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम्स भारत में देखे जा रहे हैं और इसका नंबर साल प्रति साल, मंथ प्रति मंथ बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि किस तरीके से सीबीआई को यह बोला गया है कि जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हैं उसके अंदर फटाफट अरेस्ट कंडक्ट की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बहुत अलग अलग टाइप के स्कैम्स देखे जा रहे हैं। जैसे एक टाइप का स्कैम होता है फैंटम हैकर स्कैम। ईडी का कहना है कि इस स्कैम के अंदर एक फेक आपको आइडिया दिया जाता है कि आपका जो फोन है या आपका बैंक अकाउंट है वो हैक हो गया है, और आपको कॉल आता है ये कहते हुए कि मैं आपकी मदद करूंगा, आई एम द टेक्निकल सपोर्ट पर्सन हु विल हेल्प यू अनहैक दिस, है ना, स्टॉप द हैकर्स फ्रॉम हैकिंग योर अकाउंट। फिर उसके बाद आपको दूसरे बंदे का फोन आता है, तो पहला ये बंदा आपसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देता है आपके फोन पे और जिससे आपका सारा डेटा ले लेता है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल डेटा भी आ जाता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इंपोस्टर आ जाता है। मतलब एक और बंदा आता है जो कहता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं और बैंक से मैं आपकी मदद करूंगा टू गेट योर अकाउंट सेफ वंस अगेन। और इतना ही नहीं, जब वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले लेता है उसके बाद गवर्नमेंट इंपोस्टर आता है। तो गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि हो, है ना, सीबीआई से बोल रहा हूं, है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, आरबीआई से बोल रहा हूं, ऐसा बंदा आता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आप हमें डिटेल्स दे दीजिए, और अकाउंट फटाफट गायब हो जाता है। इसको कहते हैं फैंटम हैकर अकाउंट। ठीक है, ऐसा ही कुछ दिल्ली के एक व्यक्ति के साथ हुआ जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपए फ्रॉड में गवा दिए क्योंकि उनको फोन आया और यह कहा गया कि आपका नंबर जो है उस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है और वो पुलवामा के आतंकवादियों के साथ लिंक्ड है। वो बेचारा 32 साल का इंजीनियर था, फंस गया, है ना। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। जितने ज्यादा स्मार्टफोन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा इसमें इजाफा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इसीलिए एक ऐसा सिस्टम सरकार की तरफ से अगर है आइडेंटिफाई करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, तो उसके पीछे का रीजन समझा जा सकता है। एक और टाइप का स्कैम मैं आपको बताता हूं जिसके लिए बेसिकली, या जिसको आप साइबर क्राइम की कैटेगरीज में डाल सकते हो, जिसको पिग बुचरिंग स्कैम कहते हैं। पिग बुचरिंग नाम से पता चल रहा है कि आप जो है पिग है या कोई ऐसा जीव है जिसका मीट आपको चाहिए, तो पहले आप उसको खिला पिला के मोटा ताजा करते हैं और फिर उसके बाद उसकी बलि देते हैं। वैसे ही ये पिग बुचरिंग स्कैम होता है। तो सबसे पहले तो जो विक्टिम है जिसके साथ स्कैम हो रहा है, वो एक व्यक्ति के साथ एंगेज करता है ना, ऑनलाइन मिलता है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी जगह पे, डेटिंग वेबसाइट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके साथ एक फेक पर्सोना के साथ रिलेशन बनाता है, फेक पर्सोना इंटरेक्ट करता है ना, एज अ फ्रंट।
बट अल्टीमेटली उस बंदे के को नर्चर किया जाता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उसके साथ एक क्लोज रिलेशन बनाया जाता है और फिर एंड में जब विक्टिम पैसा दे देता है ना, चाहे वो बिटकॉइन के जरिए हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए हो, तब सारे रिकॉर्ड उसके साथ काट दिए जाते हैं, सारे उसके साथ तार खत्म कर दिए जाते हैं। पिग बुचरिंग स्कैम भी हो रहा है लोगों के साथ, इट इज एक्चुअली हैपनिंग, है ना। और प्यार में पड़े लोगों के साथ तो और ज्यादा होता है, जो मिसलीड हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं, इनको चेक करने के लिए ये संचार साथी पोर्टल है। तो इसमें एक चक्षु नाम का एक लिंक है जिसमें आप फ्रॉड कम्युनिकेशन या अनवांटेड कॉल्स, स्पैम कॉल्स, इनको रिपोर्ट कर सकते हो पिछले 3 दिन में जो आपको रिसीव हुई है, ताकि सरकार एक्शन ले सके और उन्हें ब्लॉक करवा सके। तो बेसिकली इंटेंशन तो अच्छा ही नजर आता है। और सरकार की माने तो पिछले 1 साल में, जनवरी में यह लॉन्च हुआ था ऐप प्लस वेबसाइट, तो पिछले 1 साल में 7 लाख खोए हुए फोन इससे मिले हैं, रिकवर हुए हैं, और 50,000 तो 1 महीने के अंदर अंदर रिकवर हुए हैं। इसका मतलब इफेक्टिवनेस सरकार के हिसाब से इसकी काफी है खोए हुए फोन ढूंढ निकालने में। और क्योंकि इतने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, उससे इतना सारा नुकसान देखने को मिल रहा है, लगता है कि इंटेंशन तो सही है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स को फाइट करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स हैं, उनका यह कहना है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल सर्वेलेंस के लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर शुरुआत में मैंडेटरी बोल दिया गया है कि आप इसे मैंडेटरी रखोगे फोन्स के अंदर और डिलीट नहीं हो सकता है, तो आप एक तरीके से थोड़ा सा डाउट करने लगते हो सरकार की मंशा पे। और इसी वजह से चाइना और रशिया से कंपैरिजन होना शुरू होता है। चाइना का जो वेब है सर्वेलेंस का, वो अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है। और ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट अभी उसमें बहुत पीछे है कि पब्लिक स्पेसेस को सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करना, घरों को मॉनिटर करना, हर जगह पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, हेल्थ स्टेटस के एप्स डाउनलोड करवाना, और ये सब इवन थर्मल डिटेक्शन करके लोगों को जो कोविड के टाइम पे सेग्रीगेट किया गया विदाउट हैविंग टू चेक फीवर। तो ये सारी चीजें चाइना के अंदर देखी गई, ठीक है। और तो और अगर आप बात करते हो रशिया की, रशिया के ऊपर भी रशिया ने भी रिसेंटली क्या किया है, एक ऐप बनाया, सुपर ऐप, ठीक है, एक सुपर ऐप बनाया है जिसका नाम है मैक्स, और सभी लोगों के स्मार्टफोन्स में वो डलवा दिया है। तो बेसिकली जो भी आप करना चाहते हो, फेसबुक वाले फंक्शंस, व्हाट्सएप वाले फंक्शंस, तो वैसे भी इन 2 स्टेट्स में नहीं चलते हैं, तो आप एक तरीके से ऑल्टरनेटिव देते हो। और यह कहा जाता है कि ये एक सर्वेलेंस मशीन की तरह काम करेगा। आपके जितने भी पोस्ट्स हैं जो एंटी गवर्नमेंट होंगे, उनको सैंक्शन करने में अब रशिया में तो कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपका सोशल मीडिया ही गवर्नमेंट चला रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के अंदर ये कंसर्न्स क्या जायज हैं? सबसे पहली बात तो इंडिया एक फार बेटर डेमोक्रेसी है, जहां पे लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हो, चाहे वो एज एनजीओज या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो। मेरा यह मानना है कि कई बार सरकार अगर कोई कदम उठाती भी है विच लुक्स लाइक गोइंग अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी, हमारी यह खासियत है कि हम उसे वापस खींचते हैं, है ना। और अगर हम पीसफुल तरीके से प्रिवेसी से रिलेटेड कंसर्न्स डिस्कस करते हैं, तो उसमें सरकार को सुनना भी चाहिए। जैसे अब 2021 के बाद से पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर भी सवाल उठे थे, और इजराइल की एक कंपनी ने स्पाईवेयर बहुत सारे गवर्नमेंट्स को बेचा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको लेकर कार्रवाई चली थी, और यह भी पता लगा था कि कुछ जर्नलिस्ट्स के फोन्स के ऊपर यह पेगासस सॉफ्टवेयर लगाया गया था ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर सके। यह पेगासस सॉफ्टवेयर बेसिकली वाज स्पेसिफिकली स्पाईवेयर। तो ये कैमरा का एक्सेस ले लेता था, आपके वॉइस रिकॉर्डिंग का एक्सेस ले लेता था, एंड ऑल दोस थिंग्स इट यूज्ड टू डू, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि पेगासस का अगर इस्तेमाल ऑपोजिशन लीडर्स या जर्नलिस्ट के ऊपर किया गया अलेजेडली, तो क्या अब इस संचार साथी का इस्तेमाल लोगों के ऊपर किया जा सकता है? लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर लेजिटिमेट कंसर्न्स व्हेन संचार साथी इज ऑपरेटिंग। वो आपसे किस तरीके का डेटा या ऐप कौन सी परमिशंस मांगता है, वही परमिशंस जो हर ऐप आपसे मांगता है अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो। जैसे फोन कॉल्स डिटेक्ट करने के लिए आपका फोन कॉल लॉग, है ना, एसएमएस करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है,
एंड्रॉयड में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जो एंड्रॉयड वाला ऐप है वो थोड़ा कम सिक्योर है, क्योंकि जनरली आप देखते होंगे कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है तो बोला जाता है आप अपने फोन से एसएमएस कीजिए, लेकिन एंड्रॉयड वाले ऐप में आपको अपने फोन से एसएमएस नहीं करना पड़ता, अपने आप आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। तो आप जब वेबसाइट पे जाओगे, मैं भी गया था, तो आप अपना नंबर डाल दो, वो नंबर से आपको ओटीपी भेजेगा और ओटीपी के थ्रू आपका पता चल जाएगा कि आपके नाम पे कितने नंबर लिए हुए हैं। सो दिस इज अ रेड सिग्नल। ये रेड सिग्नल होता है जब आपके फोन से एसएमएस नहीं जाता है, ऑटोमेटिकली आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आ जाता है। तो इसके अलावा फोटोज और फाइल्स, क्योंकि जब आप कॉल कर रिपोर्ट करते हो कि स्पैम कॉल है, आपसे फोटो भी मांगी जा सकती है और आपके कैमरा का भी एक्सेस लिया जा सकता है जब आप फोन की जेन्युइननेस चेक करते हो, है ना, आईएमआई का बारकोड सेंड करते हो, फोटो लेते हो उसकी, है ना, आईएमआई वाला मैंने फोटो दिखाया था ना बारकोड वाला, तो कैमरा का एक्सेस भी ऐप ले लेता है। पर आज के समय में मोस्ट ऑफ द एप्स ये कर ही रही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एप्स ये कर ही रही है। आपको परेशानी इस बात से हो रही है कि सरकार मैंडेटरी बना रही। The only clause which is problematic, which seems to be very problematic, is if the government makes it mandatory and if the government says you cannot delete it from your phone. This is the thing that triggers many people and rightly so. अब अगर मैं कंपनीज की बात करता हूं, फोन बनाने वाली कंपनीज की बात करता हूं, तो एप्पल की तरफ से न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है कि एप्पल तो वैसे भी भारत सरकार के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा ही कर रहा है और इसीलिए वो इंडिया के इस ऑर्डर को नहीं मानेगा, इट वोंट एक्सेप्ट दिस ऑर्डर। अब एक और मिसट्रस्ट की बात यहां से इमर्ज होती है कि बेसिकली सरकार ने टेलीकॉम रूल का इस्तेमाल किया है, टेलीकॉम रूल का इस्तेमाल किया है एंड टेलीकॉम रूल के जरिए वो ऑनलाइन स्पेस को या इंटरनेट के स्पेस को मैनेज करना चाहता है। ये दोनों चीजें वैसे तो अलग अलग होनी थी, लेकिन 2023 में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जब पास हुआ 2023 का, तब टेलीकॉम रूल्स के थ्रू इंटरनेट के को रेगुलेट करने का एक दरवाजा मिल गया। और तो और हम सरकार से या सरकार को डेटा देने से क्यों घबराएं, क्यों हमें टेंशन हो, क्योंकि सरकार तो हमारे हित में ही काम करेगी। वो इसलिए क्योंकि जो 2023 में डेटा प्राइवेसी लॉ पास हुआ था, डेटा प्राइवेसी का कानून पास हुआ था, उसमें सरकारी एजेंसीज को एग्जेम्पशंस है फॉर यूसेज और यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा। तो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको उसको सही तरीके से स्टोर करना, अगर आपका कंसेंट ना हो तो उसे स्टोर ना करना अपने पास, ये सारी चीजें प्राइवेट कंपनीज पे तो अप्लाई होती है, लेकिन सरकार या सरकार की एजेंसीज उससे एग्जेम्प्टेड है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, अंडर सेक्शन 17। And that is precisely why there is a legitimate concerns. Even civil society groups के अंदर concerns है, जैसे इंटरनेट फाउंडेशन फोरम IFF जो है, उसका भी ये कहना है कि ये concerns हमें राइज होते हैं बिकॉज प्रिवेसी जो है वो सरकार के कॉन्टेक्स्ट में, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं दे रहे हो अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। एंड अल्टीमेटली क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम वैसे भी बहुत सारी एप्स को ये परमिशंस देते भी हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि हमें परमिशंस देते हैं, तो सरकार को अल्टीमेटली और ज्यादा अवेयरनेस जनरेशन करनी चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप ऐप डाउनलोड करवा रहे हो लोगों से, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये समझाना भी होगा कि आप जब किसी ऐप को डाउनलोड करते हो, उसको परमिशंस देते हो, शुरुआत में 3-4 स्टेप्स में परमिशन देते हो, तो क्या परमिशन आप डिनाई करनी चाहिए, क्या परमिशन आपको अलाउ करनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज टू से। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रिवेसी की बात करते हैं तो व्हाट्सएप के साथ सरकार का एक पिछले 2 साल के पहले काफी बातचीत हुई, which heightened because WhatsApp की privacy policy के अंदर उन्होंने चेंजेस किए जिसमें सरकार को इंफॉर्मेशन देने से डिनाई कर सकते हैं वो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और उसको अगर आप यस और नो करते हो, है ना, जब आप इंफॉर्म्ड नहीं हो कि आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन क्या थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर सकती है या नहीं कर सकती, ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है और हमें और अवेयरनेस जनरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल क्या सही काम करने के लिए किया जा सकता है? ये सारे फंक्शंस जो मैंने इस एप्लीकेशन के आपको बताए, शुड इट
really encourage people to use this app, or are there some hidden dangers attached with it? Please comment में section में मुझे बताएं. और lastly we also have a prelims crash course. prelims crash course के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं. अभी पॉलिटी भी उसमें हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर धर्मेंद्र सर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे. प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के हमारे स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों कंपोनेंट 2026 के लिए प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट एज वेल. हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो. अब इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, है ना. आई हैव आस्क्ड यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट एक क्वेश्चन का आंसर तो, इसका तो आंसर तो आप मुझे दे दो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. ठीक है, थैंक यू, एंड आई होप कि आप इसमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं.